हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल 8.2 से स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वल masses of m kilogram each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, ज़रा सा इसको नीचे ले लेते हैं। ओके, ट्रायंगल ABC नाम दे देते हैं और 3 मास रख देते हैं यहाँ पे। मैंने ये डायग्राम इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे 80% सॉल्यूशन तो डायग्राम में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास m और यहाँ पे भी मास m है, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड कैपिटल G ऑफ द ट्रायंगल। अब इसका जो सेंट्रोइड है, हम मान के चलते कुछ इस तरह यहाँ पे कहीं पे होगा। सभी वर्टाइसिस से डिस्टेंस सेम रहेगा और ये पोजीशन पे एक मास रखा गया है 2m। यहाँ पे मास है 2m। ओके, अब देखो जो फोर्स लग रहा है वो तीनों की वजह से सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा? क्योंकि अगर आप मास यहाँ का लो A के ऊपर तो कैपिटल M सॉरी स्मॉल m, यहाँ का मास 2m। तो ये पेयर क्या बनी m एंड 2m की। तो इधर भी पेयर क्या बनेगी m 2m की, यहाँ पे भी पेयर क्या बनेगी m एंड 2m की। डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स सेम रहेगा। फोर्स सेम रहेगा तो हम एक ही फोर्स से दिखा देते हैं। चलो, तो यहाँ पे 2m के ऊपर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो F मैग्नीट्यूड का रहेगा, तो इस तरफ का फोर्स भी मैग्नीट्यूड F का रहेगा और ऊपर तरफ का जो फोर्स है वो भी मैग्नीट्यूड F का ही रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे 2m मास है उसके ऊपर ये तीनों फोर्स लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है। तो ये जो दो फोर्सेस है उसके हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक इस तरफ और एक लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ। अब समझो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो तीनों एंगल यहाँ पे 60 डिग्री के आपको मिलेंगे और उसका यहाँ पे हाफ करना है। अगर वो 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या रहेगा 30 डिग्री, और वो अगर एंगल 30 डिग्री मिल रहा है तो आपको इस तरफ का फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा F cos 30 और नीचे वाला जो कंपोनेंट मिलेगा वो F sin 30। सेम वे जो ये दूसरा F आपको दिख रहा है उसके भी दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। एक कंपोनेंट मिलेगा इस तरफ, कौन सा F cos 30, और एक दूसरा नीचे तरफ F sin 30। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन G ड्यू टू A इक्वल टू फोर्स ऑन G ड्यू टू B इक्वल टू फोर्स ऑन G ड्यू टू C, और उसको हमने नाम दे दिया है कैपिटल F। क्लियर? ओके, अब सॉल्यूशन कैसे करना है।
फ्रॉम फिगर चलो फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, देखो एक लेना है रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डिरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डिरेक्शन, एक्स डिरेक्शन सपोज हम मान लेते हैं ये वाली है, तो एफ एक्स आपको क्या मिलेगा, तो राइट हैंड साइड है एफ कॉस 30, लेफ्ट हैंड साइड है एफ कॉस 30, तो रिजल्टेंट बन गया 0। सेम वे आप लिखोगे रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन एफ वाई इक्वल टू, सोचो ऊपर की ओर कौन सा है एफ और नीचे की ओर कौन से दो कंपोनेंट है एफ साइन 30, एफ साइन 30। ऊपर की ओर का पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे की ओर नेगेटिव, बट एफ साइन 30 2 टाइम्स है तो 2f साइन 30 हो गया। अब f माइनस 2f साइन 30 मतलब 1/2, f माइनस f मिल गया मुझे 0। ओके, What is the force if the mass at the vertex A is doubled? अगर यहाँ का मास में 2m लगा दूँ तो फोर्स क्या मिलेगा मुझे। ओके, तो हमें पता है कि जो वर्टेक्स A के ऊपर मास m था वो तो कैंसिल आउट हो रहा था, है ना। तो अगर A का मास आप डबल कर दो तो फोर्स क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ मास ऑफ कैपिटल A इज डबल्ड, अगर डबल हो रहा है तो फोर्स क्या लगेगा G, यहाँ पे 2m इंटू एम डिवाइड बाई r स्क्वायर, और r क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर आएगा तो 2gm स्क्वायर सिर्फ आंसर बचेगा। यहाँ पे 2m किस बात का, तो सेंटर पे मास है 2m और यहाँ पे डबल मास था 2m, फिर भी हमने एक ही m क्यों कंसिडर किया, क्योंकि एक एक m का तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स मिलता था 0। तो जो भी एडिशनल फोर्स है वो सिर्फ एडिशनल मास की वजह से ही लगेगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8.3 पे। अभी एग्जाम्पल 8.3 देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side length L. Also obtain the potential at the center of square. ठीक है, तो यहाँ पे मास होना चाहिए सभी का m, क्योंकि 4 पार्टिकल्स है और आइडेंटिकल भी नहीं बोला है, तो समझ लो कि चारों पार्टिकल आइडेंटिकल है, सभी का मास सेम है। ठीक है, अब सभी का मास सेम है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज ये 4 कॉर्नर है ए बी सी डी और सभी का मास है m, तो यहाँ पे m बनेगा, यहाँ पे m, यहाँ पे मास m और यहाँ पे भी मास m है। ओके, अभी देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैंने जैसे कहा था आपको A की B के साथ निकालनी है, C के साथ भी निकालनी है और D के साथ भी निकालनी है, वैसे ही B की C के साथ, D के साथ और C की D के साथ, मतलब सभी पेयर्स आ जानी चाहिए। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 4 इंटू यू ए बी, क्योंकि देखो ए बी जैसी 4 पेयर बन रही है, 1 2 3 4, और जो 2 पेयर बाकी बच गई वो ए सी एंड बी डी है।
तो मैं +2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड सी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4, चलो यू ए बी के लिए सपोज ये लेंथ है एल, तो -GMM डिवाइड बाई एल आएगा +2, और यहाँ पे बनेगा -GMM डिवाइड बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना बनेगा, √2 इंटू एल, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ये बनेगा हाइपोटेनियस और ये दोनों साइड्स। ओके, और पाइथागोरस रूल के हिसाब से आप लिख सकते हो, यहाँ पे बनेगा L² प्लस L² और उसका अंडर रूट मतलब 2L² का रूट मतलब √2L। ओके, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे तो √2L हमने लिख दिया और ऊपर आ जाएगा √2, तो कॉमन निकलेगा -GM² डिवाइड बाई L इन ब्रैकेट 4 प्लस √2, इन ब्रैकेट आएगा 4 प्लस √2। चलो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद पूछा है अल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। चलो अभी निकाल देते हैं पोटेंशियल एट सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, तो V चारों की वजह से होगा, तो 4 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू कोई एक ले लो A, 4 इंटू यहाँ पे बनेगा G माइनस GM डिवाइड बाई डिस्टेंस। चलो ये सेंटर के लिए डिस्टेंस क्या बनेगा, तो AC जो डिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, तो AC जो डिस्टेंस है उसके डिवाइड बाई 2 मतलब √2L डिवाइड बाई 2 होगा। तो आपका आंसर आएगा -4 √2 GM डिवाइड बाई L। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल 8.3 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया। अभी चलते हैं एग्जाम्पल 8.4 पे। एग्जाम्पल 8.4 पढ़ो। 2 uniform solid spheres of equal radius capital R but mass capital N, M and 4m have a center to center separation of 6R as shown in figure 8.10। देखो रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस दोनों की सेम है बट दोनों का मास है वो डिफरेंट है। ठीक है, और दोनों के सेंटर के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 6R। ओके, द टू स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स्ड, मतलब दोनों स्फीयर अपनी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, the two sphere are held fixed। okay, a projectile of mass capital M is projected, small m is projected from the surface of the sphere of mass capital M directly towards the center of the second sphere। obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere। okay, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको करना क्या है, तो ये जो डायग्राम है उसमें स्मॉल m मास को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है विथ सम वेलोसिटी v। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये m को अगर मैं यहाँ पे पहुँचाना चाहूँ तो उसको यहाँ तक लाने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे लाके छोड़ देना है। कहाँ पे, जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे दोनों स्फीयर की वजह से, इसकी वजह से एट्रैक्टिव फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे लाके छोड़ दिया, उससे ज़रा सा आगे गया तो ये जो दूसरा स्फीयर है उसका एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, इसका एट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और उसका एट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे
डिक्रीज्ड रहेगा। तो एक बार आपने स्मॉल एम मास को न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा आगे पहुंचा दिया, फिर ये स्फीयर जो है वो अपने आप उसको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर आपको एडिशनल वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले आप निकालोगे न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे लिखते एट न्यूट्रल पॉइंट। चलो फोर्स बैलेंस होगा, तो आप लिख सकते हो कि फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम इक्वल टू फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल 4m मास। ठीक है, अब यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है स्मॉल r, तो ये जो बाकी का डिस्टेंस है वो क्या रहेगा 6r माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 6r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर, और कैपिटल M की जगह पे आएगा 4 कैपिटल M। ओके, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m, दोनों तरफ रूट ले लो। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको सिर्फ 1/r इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 2/6r माइनस स्मॉल r। तो 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 2r, है ना। तो स्मॉल r इक्वल टू आपको क्या मिल गया 2 कैपिटल r। ठीक है, तो स्मॉल r की वैल्यू मिल गई 2r। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना मिलेगा 6r माइनस 2r दैट इज 4r। क्लियर। अब एंड तक पहुंचाना है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी होना ज़रूरी। ठीक है ना। अब टोटल इनिशियल एनर्जी में क्या है, तो यहाँ पे ये मास के पास कौन कौन सी एनर्जी है, तो एक ये मास के साथ वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये मास के साथ वाली पोटेंशियल एनर्जी और खुद की काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी का काम ये कर लेगा। तो इनिशियल एनर्जी में रहेगी दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर, क्योंकि इनिशियली वो यहाँ पे था तो डिस्टेंस क्या रहेगा कैपिटल आर। ओके, फिर माइनस जी कैपिटल 4m स्मॉल m डिवाइड बाय डिस्टेंस रहेगा 5r। चलो 5r क्यों रहा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ तक से डिस्टेंस लेना है, तो टोटल 6r है, उसमें से ये वाला r माइनस करना है। चलो ये भी समझ में आ गया। प्लस उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी 12mv² इक्वल टू, यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इसकी वजह से और ये दूसरे स्फीयर की वजह से। तो वहाँ पे एनर्जी में देखो ऐसा लिखेंगे हम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइड बाई, चलो कैपिटल M से कितना डिस्टेंस दूर है 2r। चलो तो दूसरी तरफ आएगा माइनस जी कैपिटल 4m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 6r माइनस 2r दैट इज 4r। ठीक है, तो अभी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ और v² एज इट इज़, तो स्मॉल m जो है वो सब में से कॉमन निकल के देखो कैंसल आउट हो गया। ऑपोजिट साइड g कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल R कांस्टेंट, तो बाकी बचेगा यहाँ से देखो g कैपिटल M और कैपिटल R निकल गया तो ये +1
प्लस ये बनेगा 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 1/2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो तो 4 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, और अगर ये 1 1 कैंसिल हो गया तो हाफ इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3/8, और ये GM डिवाइड बाई कैपिटल R। तो फिर मुझे V क्या मिलेगा, V मिलेगा √3GM डिवाइड बाई, नीचे देखो 2 2 ज़ार 4, मतलब ये 4R रहेगा, √3GM डिवाइड बाई 4R। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन में 4 2 ज़ार 8 और ये 5 3 डिवाइड बाई 10 था, तो यहाँ पे आएगा 3GM डिवाइड बाई 5R। चलो यहाँ तक क्लियर है। LCM में नीचे 5 2 ज़ार 10 होता है ना, मैंने 8 लिख दिया था गलती से। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 8.4। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.5। एग्जाम्पल 8.5 में देखो, द प्लेनेट मार्स हैज़ 2 मून्स फोबोस एंड डेलमोस, ठीक है। फोबोस हैज़ a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 into 10 to power 3 किलोमीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। ओके, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, फोबोस का मास आपको क्या दिया हुआ है, फोबोस का मास है, मास दिया ही नहीं है ना। ओके, टाइम पीरियड दिया है 7 hours 39 minutes, तो टाइम पीरियड है 7 hours 39 मिनट। चलो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल रेडियस आपको दी हुई है। ऑर्बिटल रेडियस कितनी है 9.4 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर। उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। ओके, चलो तो करना क्या है, आपको मास ऑफ मार्स निकालना है। एकदम इजी, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GM, ये आएगा मास ऑफ मार्स, और इनटू क्या करना है R³। तो यहाँ से ये क्वांटिटी निकालनी है। देखो G की वैल्यू पता होती है, 4 पाई स्क्वायर हमें पता है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो हम मास ऑफ मार्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड देखो, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. What is the length of the Martian year in days? ओके, एकदम इजी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आपको पता है 365 डेज। ओके, और अगर एवरेज में लिखना है तो 365.25 डेज आएगा। और टाइम पीरियड ऑफ मार्स आपको निकालना है, तो हमें ये पता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो आप ऐसे लिख सकते हो TE स्क्वायर डिवाइड बाई TM स्क्वायर इक्वल टू RE स्क्वायर डिवाइड बाई RM। सॉरी, उल्टा लिखते हैं तो फटाफट आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं TM स्क्वायर डिवाइड बाई TE स्क्वायर इक्वल टू RM³ डिवाइड बाई RE³। अब आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्स की जो रेडियस है, ठीक है, वो 1.52 टाइम्स दी ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है। मतलब आपको ये दिया हुआ है कि RM इक्वल टू 1.52 टाइम्स RE। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.52 RE³ डिवाइड बाई RE³। तो यहाँ पे RE³ कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो अभी देखो बचा क्या, TM निकालना है आपको। TE स्क्वायर मतलब 365 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है
1.52 होल क्यूब, ये क्यूब निकाल दो, फिर टी एम स्क्वायर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दो उसको, और फिर अंडर रूट ले लो, तो यहाँ पे आपको टी एम आंसर मिल जाएगा। ओके, 8.7 में है एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन 8.38, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 4π² डिवाइड बाई GME इन डेज एंड किलोमीटर्स गिवन k इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इन डेज। ओके, तो एकदम ईजी है। देखो, जो k की वैल्यू आपको दी हुई है, ये इक्वेशन का तो कोई काम है ही नहीं वैसे, जो k की वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻⁻13 सेकेंड स्क्वायर मीटर -3, मतलब पर मीटर क्यूब हो गया। बस अभी तो एकदम इजी। देखो 10⁻⁻13, अब सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है डेज में, डेज में ही है ना, हाँ, एंड जो मीटर है उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो सेकेंड को डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेकेंड को डे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में, फिर आर में, और फिर डे में। तो 24 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 10⁻³ कर दो तो ये किलोमीटर हो जाएगा, और उसका क्यूब है। और यहाँ पे डे तो हो गया, बट उसका स्क्वायर करना है, मतलब होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा डे स्क्वायर डिवाइड बाय ये 10⁻³ है, वो क्या हो गया, किलोमीटर, तो ये किलोमीटर क्यूब में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द मून इज एट डिस्टेंस, मतलब आपको आर दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो हमें पता है t² इक्वल टू k इंटू आर क्यूब, t² इक्वल टू k इंटू आर क्यूब, क्योंकि k की वैल्यू है 4π² डिवाइड बाई GME। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड तो इजीली निकाल सकते हैं, और वो डायरेक्ट आपको डेज में मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो k की वैल्यू मिलने वाली है वो डेज स्क्वायर डिवाइड बाई किलोमीटर क्यूब है, और ये भी आपको दिया हुआ है किलोमीटर में। तो किलोमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और t² इक्वल टू डे स्क्वायर अंडर रूट निकालो तो डे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो मतलब करना क्या है, यहाँ पे जो भी आपका आंसर आए वो इधर रख दो, और इंटू 3.84 इंटू 10⁵ का क्यूब कर दो, और कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आए उसका रूट निकाल लो, रूट निकालोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब 8.8 देखो, A 400 kilogram satellite is in a circular orbit of radius 2 RE about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? What are the change in the kinetic and potential energies? वो भी हमें यहाँ पे बताना है। चलो, तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, GMEm अपॉन माइनस GMEm अपॉन आर था। काइनेटिक एनर्जी का क्या था, GMEm अपॉन 2r था, और टोटल एनर्जी का था माइनस GMEm अपॉन 2r। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने रिलेशन निकाला था बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसका भी यूज़ यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल लिख लो। डिटेल है स्मॉल m इक्वल टू 400 किलोग्राम। ओके, और इनिशियल रेडियस है 2RE। उसको हमें लेके जाना है 4RE तक, मतलब फाइनल रेडियस क्या हो गई, 4RE। तो कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब जो चेंज इन एनर्जी होगा सैटेलाइट का, उतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो चेंज इन एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी,
फाइनल एनर्जी में क्या रहेगा, तो GMEM डिवाइड बाई RF, ये माइनस में होगा और ये माइनस GMEM डिवाइड बाई RI। ठीक है, तो GMEM डिवाइड बाई, सॉरी इतना ही कॉमन निकलेगा, देखो 1/RI माइनस 1/RF बनेगा। ओके, GMEM डिवाइड बाई 1/R इनिशियल कितना था 2RE माइनस 1/R फाइनल कितना है 4RE। ठीक है, तो ये बनेगा GMEM डिवाइड बाई RE कॉमन, 2B कॉमन, 1 माइनस 1/2 मतलब 2 ही होगा, मतलब ये 4RE बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में मिस्टेक थी, 2 एक्स्ट्रा आएगा ना, तो डिवाइड बाई 2 आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में नीचे 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये बन जाएगा 8। अब GMEM डिवाइड बाई 8RE, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, सभी की वैल्यू आपके पास है, G की वैल्यू है, ME पता होगा आपको, स्मॉल m पता है, 8 पता है, RE पता है, मास ऑफ अर्थ और मास रेडियस ऑफ अर्थ वो आपको आगे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा E आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेल्टा E जैसे ही मिल गया, डेल्टा K इक्वल टू क्या करोगे, माइनस ऑफ डेल्टा E, जो भी एनर्जी का आंसर आए उसमें आगे माइनस लगा दो, तो वो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। और डेल्टा U मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा 2 इंटू डेल्टा E, तो आपको यहाँ पे ये भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 इंटू क्या करना है, सिर्फ डेल्टा E। ओके, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट 2RE से 4RE गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस GMEM अपॉन स्मॉल r, तो ये स्मॉल r इंक्रीज हुआ, तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई बट नेगेटिव में है, इसलिए वापस हम मान सकते हैं कि इंक्रीज हुई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, ये आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जाके डिक्रीज होगी। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहाँ पे फिनिश हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है या तो कैलकुलेशन के बाद आंसर नहीं आ रहा है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।